फ्रेंड्स, मैं अमरेश कुमार राज। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा था सैंपल प्रोग्राम, ऑपरेटर्स, और उसी क्रम में हम चलेंगे डेटा टाइप्स का प्रयोग हम प्रोग्राम के अंदर कैसे करेंगे। तो प्रोग्राम बनाते वक्त हमें ये जानना जरूरी है कि हम डेटा के फॉर्मेट को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बगैर आप इस चीज को आसानी से करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर जानना होगा। तो चलिए चलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर में। ये एक लिस्ट है फॉर्मेट स्पेसिफायर का। इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में ये जो सैफ्रॉन कलर से हाईलाइटेड है, ये जनरली प्रयोग में लाए जाने वाले आइडेंटिफायर हैं जिनका आप इस्तेमाल प्रायः करते हैं। इसके अलावा भी इन फॉर्मेट स्पेसिफायर का आप इस्तेमाल अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर सकते हैं। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं। %C लिखते हैं तो ये एक सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है। %S लिखते हैं तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए होता है। HI आपका शॉर्ट इंटीजर के लिए होता है। HU शॉर्ट अनसाइंड के लिए होता है। आपका L स्टैंड करता है लॉन्ग के लिए, तो %LF, F आपका फ्लोट है, फ्लोट L, तो ये आपका लॉन्ग डबल हो जाता है। उसी तरीके से %D आपका इंटीजर के लिए, डेसिमल इंटीजर के लिए यूज किया जाता है, जबकि आपका स्मॉल LD लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके से I आपका इंटीजर डेसिमल के लिए यूज करते हैं। O आपका ऑक्टल के लिए है, X आपका हेक्साडेसिमल के लिए है, P आपका एड्रेस के लिए है। एड्रेस के लिए आप अनसाइंड ऑपरेटर, अनसाइंड का भी यूज कर सकते हैं। जनरली लोग अनसाइंड यूज करते हैं, आप चाहें तो %P का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। %F फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए यूज करते हैं। E आपका फ्लोटिंग पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे अगर आपको लिखना हो 2.3E9, तो ये इस %E के माध्यम से होगा। स्मॉल e, अगर ये %E लिखते हैं तो ये स्मॉल e होगा, और कैपिटल E है तो ये कैपिटल E हो जाएगा। ये दोनों ही फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर X लिखा हुआ है, तो X का मतलब है हेक्साडेसिमल। जैसे आप लिखना चाहते हैं 2A, अगर आप स्मॉल x लिखते हैं तो ये स्मॉल a होगा, और कैपिटल X लिखते हैं, अगर आप कैपिटल X लिखते हैं तो इस केस में ये 2A होगा। तो इस तरीके से आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका हम प्रोग्राम में किस प्रकार से यूज करते हैं। तो अभी हम आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे जिसमें यूजर से डेटा इनपुट करके उसे प्रोसेस करके आउटपुट के लिए किया जाएगा। तो पहले हम कैरेक्टर देखेंगे, फिर इंटीजर, फिर फ्लोट। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें C++ के कंपाइलर या C कंपाइलर, जिसमें आप कोड ब्लॉक या टर्बो C आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लाइनें पहले से लिख रखी है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। आपका लिखा है #include stdio.h, ये हेडर फाइल है जिसे आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे। stdio.h आप कंपलसरी है अगर आप प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपका stdin, stdout, stderr ये स्ट्रीम आपके इसमें पाए जाते हैं और उसे आपको इसके अंदर इंक्लूड करना होगा। और भी बेसिक फंक्शंस जो हमें अपने प्रोग्राम में आवश्यक है उसे इंक्लूड करना जरूरी है। आप चाहें तो इसे सेव कर सकते हैं पहले से, या बाद में सेव कर सकते हैं।
सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं तो कुछ फीचर आपके C++ के डिसेबल हो जाएंगे, और अगर आप CPP लिखते हैं तो आप C++ के कुछ चीजें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने conio.h और getch का इस्तेमाल किया जा रखा है। इसका इस्तेमाल हम स्ट्रिंग को रीड, कैरेक्टर्स को रीड के लिए यूज करते हैं। वैसे इसका इस्तेमाल ह्यूमन इंटरवेंशन के लिए किया जाता है। ह्यूमन इंटरवेंशन यानी मानव हस्तक्षेप। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है और बीच में आप यूजर से कोई की प्रेस कराना चाहते हैं और उसे आप कहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप getch करेंगे। आपके स्क्रीन पे आउटपुट ना आते हुए कोई भी की प्रेस किया जाए और वो रीड हो जाए तो इसके लिए getch, और स्क्रीन पर कोई बटन आप प्रेस करें, स्क्रीन पे छप जाए और आपको वो कैरेक्टर भी रीड हो जाए तो इसके लिए getch ही यूज करते हैं। तो फिलहाल यहाँ getch का इस्तेमाल प्रोग्राम के लास्ट में इसको होल्ड करने के लिए, यानी वो आउटपुट रुका रहेगा जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते। तो चलिए अभी हम देखते हैं एक कैरेक्टर को यूजर से इनपुट करके उसकी आस्की वैल्यू क्या है उसको डिस्प्ले करने के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले एक वेरिएबल चाहिए होगा। इसके लिए हम लिख रहे हैं char ch, सेमीकोलन बताता है कि ये लाइन इस जगह खत्म हो गई, और ये कंपलसरी है हर लाइन के खत्म होने पर हमें सेमीकोलन, जिसे हम टर्मिनेटर कहा जाता है, उसे लिखना होगा। ये आपका सेमीकोलन सिंबल है। इसके बाद आप स्क्रीन पर आउटपुट देंगे। आउटपुट के लिए स्क्रीन पे जब तक कोई ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे जब तक कोई चीज छप करके नहीं आएगी, आप नहीं जान पाएंगे कि आप यूजर जो है नहीं जान पाएगा कि क्या करना है। तो इसके लिए हम एक मैसेज दे देते हैं, ये चीज स्ट्रिंग में होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो आपका सबसे पहली लाइन हमारा जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप लिख रहे हैं char ch, ये वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा है। प्रिंटफ का काम होता है स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना। तो यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमा में जो लिख रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये स्ट्रिंग है, स्क्रीन पर आउटपुट हो जाएगा। और आउटपुट में मिलेगा इंटर अ कैरेक्टर। स्कैनफ से %c, जैसा कि अभी आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ा, %c का काम होता है ये बताना कि एक कैरेक्टर है, और ch मेमोरी है। तो कोई मेमोरी आपके प्रोग्राम में बनेगी, सपोज कहीं बन रही है जिसका नाम ch है, और इस ch में
आपके द्वारा लिया गया या एंटर किया गया वैल्यू यहां पर जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा? ये कैरेक्टर 1 बाइट में जाएगा, यानी इस स्टैंडर्ड इनपुट स्क्रीन से %C फॉर्मेट में डेटा रीड किया जाएगा, कैरेक्टर फॉर्मेट में रीड किया जाएगा और CH में रखा जाएगा। यहाँ एड्रेस ऑपरेटर लिखना होगा। स्कैनफ जब भी यूज करते हैं तो वेरिएबल का नाम जब हम लिखते हैं तो उससे पहले एड्रेस स्पेसिफाई करना होता है। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि जो भी कैरेक्टर रीड होगा वो उस मेमोरी में जाके स्टोर होगा। उसके बाद आपका आउटपुट आएगा। प्रिंटर में आप आउटपुट दे रहे हैं कि जो CH में आपने दिया वो क्या है। यू इंटर्ड %C, यानी जो आपने कैरेक्टर प्रेस किया वो C है, और अगली लाइन पर एंड इट्स ASCII इज %D। तो यहाँ CH दो बार लिखा है, तो CH पहला यहाँ प्रिंट होगा तो कैरेक्टर फॉर्म में होगा, और CH के अंदर चूंकि बाइनरी है तो वो %D के जगह पे प्रिंट होगा, तो वो ASCII प्रिंट कर रहा होगा। तो इस प्रकार से इसको हम रन करा कर देखते हैं, और जब तक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद जब तक कोई की प्रेस नहीं करते हैं ये प्रोग्राम वापस इस कंसोल पे नहीं आएगा। इसलिए इसे रन कराते हैं। रन कराने के लिए हमें CTRL प्लस F9 प्रेस करना होगा, और ये कंपाइल के लिए है। और रन के आउटपुट के लिए है ALT प्लस F5। तो ये दो चीजें हैं आपको कंपाइल ये करना होगा इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, और ALT F5 डिस्प्ले करने के लिए। तो रन में आप जा करके भी क्लिक कर सकते हैं। रन में जाएंगे और कंपाइल पर क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ कंपाइल में जाके कंपाइल पे क्लिक करेंगे अल्टर F9, और उसके बाद रन कराने के लिए इसे रन पर क्लिक करना होगा कंट्रोल F9। तो अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो कंपाइल भी हो जाएगा, साथ साथ रन भी हो जाएगा अगर रन पे डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो। और अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप विंडो में जाकर के यूजर स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रन करा सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं रन में। रन पर क्लिक किया हमने, ये कंपाइल होगा, उसके बाद आउटपुट। यहाँ मैसेज आ रहा है इंटर अ कैरेक्टर। जैसे आपने इंटर किया कैपिटल A, और आप जानते हैं कैपिटल A की ASCII वैल्यू होती है 65। तो चलिए इंटर प्रेस करते हैं। आपने देखा लिख के आ रहा है यू इंटर्ड A एंड इट्स ASCII इज 65। उसी तरह चलिए हम दोबारा इसको रन कराते हैं। जैसे अगर हमने लिखा 9 और इंटर प्रेस किया तो ये 9 का ASCII वैल्यू आपका 57 आ रहा है। उसी तरीके से फिर से अगर हम इसे रन कराएं और 0 प्रेस करते हैं तो ये आपका आउटपुट देगा 48। तो इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबकी अपनी एक ASCII वैल्यू है। अब चूंकि यहाँ अगर हम /n लगा दें तो अगली बार जब हम इसे रन कराएंगे तो ये अगली लाइन पर आएगा। ये देखिए इंटर अ कैरेक्टर। आप /n का इंपॉर्टेंस इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि जब आप /n लिख रहे हैं तो यहाँ A के बाद वो अगली लाइन पे आ जा रहा है, लेकिन जब हम दोबारा प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो वो 65 के आगे से ही लिख के आ रहा है। तो अगर हम इस इंटर कैरेक्टर से पहले /n लगा दें तो यहाँ देखिए 48 के बाद ये अगली लाइन पे इंटर कैरेक्टर आ रहा है। तो /n का काम होता है अगली लाइन पे भेजना। आउटपुट के अंदर कहीं पे भी या स्ट्रिंग के अंदर कहीं पे भी /n लगा सकते हैं जहाँ जिसको आप अगली लाइन पे भेजना चाहते हैं। जैसे यू इंटर्ड %C /n एंड इट्स ASCII %D, और फिर बाद आपने $CH लिखा था। तो जो भी वेरिएबल की वैल्यू थी वो इस जगह पर कैरेक्टर में और इस जगह पर इंटीजर में प्रिंट हो रही है। जैसे आप लिखते हैं 9, वैसे अभी हमने प्रेस किया एंटर, तो एंटर की ASCII वैल्यू, चूंकि इंटर का में क्या होता है एक न्यू लाइन पे आता है और न्यू लाइन की ASCII वैल्यू आपकी 10 है, तो /n की ASCII वैल्यू आपकी 10 है। यानी कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर आप प्रेस करेंगे तो उसकी ASCII ये बताएगा। इसके अलावा हम चलते हैं एक दूसरे प्रोग्राम पर।
इसमें हम दो नंबर इंटर करके उसे कैसे डिस्प्ले करेंगे, सम करके डिस्प्ले करेंगे, उसको देखते हैं। हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के आधार पर हमें दो नंबर इंटर कराने होंगे। तो हमें दो नंबर इंटीजर में इंटर कराने होंगे, यहाँ कैरेक्टर की जगह INT लेना होगा और दो वेरिएबल लेने होंगे और साथ ही साथ एक तीसरा वेरिएबल जिसमें हम सम करके रखेंगे। फिर एक मैसेज देंगे इंटर टू नंबर्स रीड, फिर बार रीड करने के लिए यहाँ %C की जगह हमारा %D हो जाएगा। कितने वैल्यू रीड करने हैं? दो रीड करने हैं, तो %D दो %D लिखेंगे और फिर इस बार हमें कॉन्जिक्यूटिवली हमें दोनों वेरिएबल के नाम लिख देने होंगे और उसके बाद सम करके डिस्प्ले करना होगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम इसके अंदर देखते हैं। इसे हम सेव कर ले रहे हैं, सपोज डेमो4। हमें प्रोग्राम की आवश्यकता के अनुरूप तीन वेरिएबल चाहिए। इंटीजर, A, B और सम। बीच में स्पेस नहीं हो सकता। उसके बाद हमें मैसेज देना है इंटर टू नंबर्स। दो नंबर हमें रीड करने हैं, क्योंकि हम यहाँ जान रहे हैं कि ये दोनों इंटीजर हैं, तो हमें डेटा रीड करने के लिए यहाँ दो इंटीजर की आवश्यकता होगी। हमने लिखा %D एट द एड्रेस ऑफ A, एट द एड्रेस ऑफ B। अगर हमें इसी तरीके से कई वेरिएबल चाहिए तो एम्परसेंड के साथ हम इसे लिखते जाएंगे। अब चूंकि हमारी वैल्यू, पहले ये मैसेज आएगा स्क्रीन पर, मैसेज के बाद फिर ये स्कैनर फंक्शन होगा, रन करेगा, तो आप दो वैल्यू एंटर करेंगे, तो इसका मतलब A और B में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें सम के अंदर वैल्यू रखनी है, तो सम के में वैल्यू रखने के लिए इक्वल लिखेंगे और राइट हैंड साइड पर एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा? A प्लस B। अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होगा हमारा A प्लस B। तो ये होगा कि A और B ऐड होने के बाद सम में असाइन हो जाएगा और उसके बाद आप स्क्रीन पर आउटपुट दे देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं सम ऑफ टू नंबर्स sum of two numbers is आउटपुट। आप जान ही रहे हैं हमारा आउटपुट जो होना चाहिए वो सम वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सम के अंदर A प्लस B, A और B की वैल्यू पड़ी हुई है और सम हमारा इंटीजर है, तो हम यहाँ पर %D लिखेंगे, इसके बाद कॉमा लिखेंगे और उसके बाद SUM। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम आपको पूरा लिखना होगा। इसको लिखने के बाद गेट CH इसलिए लगाया हुआ है कि ये प्रोग्राम रुका रहे आउटपुट आने के बाद। चलिए इसको कंपाइल करते हैं। कंट्रोल F9 रन कराने के लिए। ये पुराना आउटपुट आपके सामने आ रहा है। इस आउटपुट को हटाने के लिए हम चाहें तो एक फंक्शन है CLR SCR, उसका यूज कर सकते हैं। CLR SCR क्लियर स्क्रीन, ये स्क्रीन को साफ कर देता है। तो ये आपकी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप पुराने प्रोग्राम आउटपुट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको लिखें न लिखें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो हम इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, आउटपुट देने से पहले हम स्क्रीन को साफ कर देना चाहते हैं। वैसे ये CLR SCR आप कहीं भी लिख सकते हैं, जहाँ पर लिखेंगे उससे पहले लिखा हुआ स्क्रीन पर आउटपुट गायब हो जाएगा। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि CLR SCR आपको कहाँ लिखना है। वैसे रिकमेंडेड है कि प्रीवियस आउटपुट को हटाने के लिए CLR SCR शुरू में लिखा जाए, डिक्लेरेशन लाइन के बाद। कंट्रोल F9 रन करा रहे हैं। यहाँ आउट आपका देख रहे हैं आउटपुट गायब हो गया।
इंटर टू नंबर्स, आप यहाँ पे 2 नंबर इंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 230 और 722 इंटर किया, आउटपुट आ गया आपका 952। चलिए इस प्रोग्राम को फिर रन कराते हैं। मैक्सिमम लिमिट आप जानते हैं इंटीजर की कितनी है, 32,767। ये पहला नंबर है, और अगर हम इसी में दूसरा नंबर भी जोड़ दें 32,000, तो आप जान रहे हैं ये वैल्यू आपकी निगेटिव में आएगी। और ये अगर किसी को क्लियर नहीं है कि ये निगेटिव में क्यों आया, तो वो लेक्चर 10 और 11 को देख सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये 2 नंबर इनपुट कैसे कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले कैसे करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज क्या है, हम जिस प्रकार का डेटा रीड कर रहे होंगे उस प्रकार का हम फॉर्मेट मेंशन करेंगे, और आउटपुट के रूप में जैसा आप देना चाह रहे हैं यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए ऑपरेटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर पर और एक्सरसाइज देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।